हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको होम अष्टमी भी बोलते हैं, दुर्गा अष्टमी भी बोलते हैं। और जो ये 9 दिन नवरात्रे होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन भी ये माना जाता है। और कोलकाता साइड भी खूब पूजा होती है दुर्गा माता की। उसके अलावा कन्याओं को भोजन भी करवाते हैं। मतलब आप लोग कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस दिन हवन पूजन भी काफी होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक जो आईपीओ है, आज की तारीख में ओपन हुआ है, 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड का आईपीओ। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स और अंत में जानेंगे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों, अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो लगभग 15 रुपए पर शेयर के आसपास बता रहा है, 15% के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब अभी डिमांड थोड़ी सी ठीक ही बता रही है। बाकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, इसके हमें पूरे भरोसे नहीं रहना है, सिर्फ एक अंदाजा है और सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मान के ही चले। बाकी इसके पूरे भरोसे आप ना रहें। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, तो जो एंकर इन्वेस्टर्स है उसके द्वारा 57 करोड़ रुपए, 57 करोड़ रुपीज जुटाए गए। मतलब छोटा पोर्शन है एंकर का, ज्यादा कोई बड़े नाम नहीं, ना ही म्यूचुअल फंड में कोई ज्यादा बड़ा नाम है, ना कोई एफआईआईज में बड़ा नाम है। तो एंकर लिस्ट में नाम बताऊं तो वेल्थ वेब कैपिटल है, मेरू इन्वेस्टमेंट है, एडोस इंडिया, एस्ट्रॉन कैपिटल, उसके अलावा पाइनॉक ग्लोबल, संतोष, साइन स्टार, सनराइज इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा वीनस इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के कुछ नाम शामिल है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो डीआईआईज वगैरह वो ज्यादा है, और क्या कहते हैं जो छोटे आईपीओज होते हैं, एसएमई आईपीओज होते हैं, उनके अंदर ये ज्यादातर एंकर शामिल होते हैं, वही शामिल हुए हैं। तो खराब नहीं है, ठीक है, एंकर लिस्ट कह सकते हैं। मतलब देखिए कोई भी एंकर होता है अपनी जगह महत्वपूर्ण ही होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई उसके अंदर म्यूचुअल फंड नहीं है या डीआईआई नहीं है तो मतलब एफआईआई नहीं है तो कोई वो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एवरेज एंकर लिस्ट कह सकते हैं, लगभग 4 साढ़े 4 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी जो है सन 2002 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 23 मतलब 23 ईयर्स हो चुके हैं। ये कंपनी जयपुर बेस्ड है, मतलब जयपुर राजस्थान से है। इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जयपुर राजस्थान के अंदर है। अब ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो कंपनी जो है एग्रो केमिकल जो होता है, फसलों का जो प्रोटेक्शन होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो भी एग्रो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये आते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। दो टाइप के हैं, एक तो फॉर्मुलेशन ग्रेड और दूसरा है टेक्निकल ग्रेड। फॉर्मुलेशन ग्रेड मतलब जो एक रेडीमेड माल पूरा तैयार होता है, टेक्निकल ग्रेड मतलब कच्चा माल। तो लगभग जो फॉर्मुलेशन ग्रेड है वहां से 98-99% का रेवेन्यू मैक्सिमम वहीं से जनरेट होता है। जो टेक्निकल ग्रेड है मतलब जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल होता है वहां से 1-2% का ही रेवेन्यू जनरेट होता है एज पर आरएचपी। तो इसका काम जो है 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर फैला हुआ है। उसके अलावा एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट से बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है, लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4% के आसपास। और अगर मार्केट शेयर देखिए अंदाजन जो भाई एग्रो केमिकल वगैरह है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, इसमें टोटल ओवरऑल मार्केट शेयर देखें तो मैक्सिमम 2 से 3% के बीच में है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया, जो फसलें वगैरह हमारी होती है, जो भी आप आजकल खेती वगैरह जो भी होती है, फसलें कोई भी सारी टाइप की फसलें होती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स का छिड़काव होता है, फर्टिलाइजर्स का छिड़काव होता है कि वो सड़े नहीं, उन पर कीड़े नहीं लगे, ठीक है ना। ये हालांकि नुकसानदायक ही होते हैं, फायदेमंद तो हमारे लिए नहीं होती बॉडी के लिए, बट क्या करें कि ये भी जरूरी भी है। अब इतना लोग पहले के टाइम जैसा ख्याल इतना नहीं रख पाते, तो ये क्या है कि थोड़ा इंस्टेंट ग्रोथ, फटाफट चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें काम में आती है। तो ये हाईली कंपिटेटिव सेक्टर है, बहुत सारी कंपनियां, लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर इतने सारे हैं, कंपटीशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो कंपिटेटिव सेक्टर है तो इसके अंदर कुछ खास होना चाहिए। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कुछ खास है या नहीं है। तो फाइनेंशियल्स देखिए तो 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 2 गुना हो गए हैं इसके एसेट्स। फिर बात करें रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम की, तो उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर साल दर साल ग्रोथ है। 398 करोड़ से 502 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 14.8 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालें तो 2023 के अंदर 3.7%, 2024 के अंदर 5.4% और 2025 के अंदर 5.1%। 2025 में हल्के से मार्जिन कम हुए हैं, बट ओवरऑल करोड़ या रुपीस में देखें तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट बढ़ा है। हालांकि उसी के साथ मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, तो ये थोड़ा बेनिफिट होता है। बाकी एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। रिजर्व्स जो है इसके कम हुए हैं, 55 करोड़ रुपए के आसपास के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में आज की तारीख में। और इसकी जो बोरोइंग्स है हल्की हल्की बढ़ी है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो आज की तारीख में निकाले तो 0.8 का निकल कर आता है, जो कि 1 के आसपास ही है, थोड़ा सा हायर है ये। और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं करी, थोड़ा सा नेगेटिव लगा, थोड़ा पे करना चाहिए था। देखिए छोटी कंपनियां होती है, मतलब जिनका इश्यू साइज वगैरह छोटा होता है, तो मुझे लगता है उनको क्या है कि सारे काम निपटा देने चाहिए, जो बैक एंड वाला है, जो सारे काम है, जैसे डेट है
तो आईपीओ के पैसे चुका दो, मतलब एक बेस अच्छा बना लो, छोटी कंपनी है तो मुझे ऐसा लगता है। तो फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो एक अच्छी ग्रोथ है, बाकी डेट है इसके ऊपर तो थोड़ी ये फाइनेंशियल्स को हल्का सा कमजोर बनाता है। बाकी आरओई 25%, आरओसी 27% की ठीक है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की तो पीई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 17.55 का और प्राइस टू बुक है 5.98 का, और अपने पीयर्स के मुकाबले रेवेन्यू के मामले में सबसे छोटी कंपनी है ये, मतलब लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं है। देखिए कंपिटिटिव सेक्टर है, भले ही लीडिंग नहीं है, भले छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई छोटी भी होगी कोई तो बड़ी होगी, तो उसके अंदर विशेष होना चाहिए कुछ। तो पहला तो इसने एक नेगेटिव निकाल लिया कि भाई डेट इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा है, आईपीओ के पास डेट, आईपीओ के पैसे से डेट नहीं पे कर रही। दूसरा अदर का जो पी देखें तो 16.99 से 34 के आसपास का है और इसका है 17.55 का, तो और ये सबसे छोटी कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसका पी 16 से भी कम होता तो बढ़िया रहता, बट 17.55 महंगी ज़्यादा नहीं है बट इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस ठीक ठीक हैं, मतलब इतने अट्रैक्टिव नहीं लगे मुझे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है, 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 150 मतलब 150 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 192.86 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, ये काफी अच्छी बात लगी। और 135 करोड़ रुपए ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में लेने वाले हैं। एम्प्लॉइज को 5 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 8 अक्टूबर को। तो ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमको ज्वाइन करके रख लीजिए और फॉलो करके रख लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स नॉलेज जैज पैरामीटर्स सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं कि भाई अभी के टाइम में रिस्क वगैरह कैसा चल रहा है। और देखिए सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी लगभग 15% के आसपास बता रही है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो 15% है तो ठीक है, आधा पॉइंट अभी दे सकते हैं। वैल्यूएशंस देखा जाए तो ओके ना ज़्यादा महंगी अभी कह सकते हैं और पर इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, आधा पॉइंट वैल्यूएशंस के अंदर भी दे सकते हैं। फिर तीसरा है एंकर लिस्ट भी खराब नहीं है, 8-9 नाम है, बड़ी है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं नॉर्मल एंकर लिस्ट है तो आधा पॉइंट एंकर लिस्ट के अंदर भी दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन देखा जाए, सब्सक्रिप्शन आज पहले दिन अच्छा मुहूर्त वगैरह हो गया है इसका, तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन में भी आधा पॉइंट हम देते हैं। तो ओवरऑल अभी की जो रेटिंग बन रही है न्यूट्रल टाइप की, मतलब ज़्यादा रिस्क भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही ज़्यादा कोई एक अट्रैक्शन नज़र आ रहा है कि भाई हम रिस्क फ्री होकर आराम से आंख बंद करके अप्लाई करें। तो एक न्यूट्रल टाइप की रेटिंग बन रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि रिसेंटली जितने भी आप आईपीओस देखें तो नोटिस करें ज़्यादा आईपीओस आ रहे हैं तो फंडिंग बहुत ज़्यादा इधर उधर बढ़ रही है। अब जितने भी अच्छे आईपीओस भी हैं, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, वो भी लिस्ट होने के बाद नीचे जा रहे हैं। जैसे आज 4 आईपीओस में हुआ, ये 4 आईपीओ की लिस्टिंग थी। अब पैसा आखिर भले ही बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, वो पैसा कहाँ लगाएंगे आप ये भी सोचिए ना, भाई रिटेलर्स भी है वो भी कहाँ पैसा लगाएंगे। एक साथ आईपीओ आना ये थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है, तो अभी थोड़ा सोच समझ के आप चलते रहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में एक अच्छा लगा कि भी इसके आरओई वगैरह बढ़िया है, 25% के आसपास। बाकी इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, डिसेंट सी। बाकी ये मुझे 2 पॉजिटिव लगे। उसके अलावा नेगेटिव्स लगे मुझे। नेगेटिव्स क्या है कि तो ये हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सेक्टर हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट कम्पिटिटिव सेक्टर के अंदर इसके पास ऐसी कोई विशेष बातें नजर नहीं आई मुझे जो एक अट्रैक्ट कर पाए। पहली चीज तो ये लिस्टेड प्लेयर्स में छोटी है, मतलब लीडिंग पोजीशन में इसका नंबर नहीं आता, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके अंदर भी इसकी वैल्यूएशंस वो ज्यादा सस्ती नहीं है, मुझे लगता है सस्ती करनी चाहिए थी। पी इसका 16 से नीचे 15 से नीचे हो तो बढ़िया रहता। दूसरी चीज है इसके ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा 0.8 डेट टू इक्विटी रेशियो है और आईपीओ के पैसे से कोई डेट पे नहीं कर रही है, ये भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। तो ओवरऑल अगर कंपेटिटिव सेक्टर है उसके अंदर एक अट्रैक्शन जो है वो कम नजर आ रहा है। अट्रैक्शन होना चाहिए भाई, सेक्टर कंपिटिटिव आपके पास तो कुछ खास बातें होनी चाहिए, वो नहीं है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। जरूर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।